नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी के समक्ष एक बार पुनः अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला एक सीरीज चालू की है, उस सीरीज की पहली सीरीज आपको दी जा चुकी है। प्रश्नोत्तरों संबंधित इसमें कुल 20 प्रश्न 20 क्वेश्चंस थे और उम्मीद के अनुकूल जैसा मैं चाहता था लोगों ने जवाब भी दिए। और तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दूं और आप सभी उन्हें मैच कर लें और चेक कर लें, कहीं गलत हो तो उन्हें सही कर लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन था मेरा, गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियों के नाम बताएं। तो गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं मांडवी और जुआरी। जुआरी जो कि गोवा की सबसे लंबी नदी थी, ठीक। दूसरी, सेवाराय पहाड़ी किस राज्य में है? तो सेवाराय पहाड़ी आपकी तमिलनाडु राज्य में है। और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने दिए थे, ये जितने भी अभी तक जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं वहीं से रिलेटेड थे। तो ऐसे जैसे कि मेरी उम्मीद थी, तो जितने भी लोगों ने जवाब दिए हैं सभी लोगों ने सही देने की कोशिश की है। और बाकी एक बार आप देख लेना, जो भी गलत हो आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं सभी के आंसर्स चेक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। तो आप सभी अपने अपने आंसर्स मैच कर लेना। जैसे दूसरा क्वेश्चन था, सेवाराय पहाड़ी किस राज्य में है? तो सेवाराय पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में है। अगला, लिखापानी और पांगुसाही दर्रे किस राज्य में है? तो ये दोनों ही दर्रे अरुणाचल प्रदेश राज्य पड़ते हैं। लिखापानी और पांगुसाही दर्रे दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। इलामलाई पहाड़ी भारत की किन सीमाओं पर स्थित है? तो इलामलाई पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला था, नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो नेपाल आकर काली और तीस्ता के मध्य स्थित हिमालय है, जिसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको मैंने नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन आपको पढ़ा, तो वहीं से इसका आंसर मिलेगा आपको। अगला, श्रीनगर से लेह जाने के लिए किस दर्रे से गुजरते हैं? तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए हम जोजिला दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको जो दर्रे थे वहाँ से मिलेगा। अगला है, बुग्याल और प्याल भारत के किस राज्य में घास के मैदान पाए जाते हैं? जी, बुग्याल और प्याल आपके उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग नाम से घास के मैदान को जानते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो ऐसे ही उत्तराखंड में जो भी घास के मैदान हैं उन्हें हम बुग्याल और प्याल के नाम से जानते हैं। अगला था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत का समुद्री विस्तार है? मैंने आपको विधिवत बता रखा है हिमालय के लेक्चर्स में, जो भी 5-6 लेक्चर्स हैं हिमालय से संबंधित, वहाँ पर आप देखेंगे। तो मैंने आपको ये बता रखा है। अब भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, और जब मैंने द्वीप आपको पढ़ाए थे वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है विधिवत कि हिमालय का विस्तार ही है अंडमान निकोबार द्वीप, बशर्ते हिमालय का इतना उत्थान, इतना विकास नहीं हो पाया है बंगाल खाड़ी में कि जिससे वो पर्वत बड़े बड़े हो सकें, लेकिन वो इतनी हाइट हो जाएगी, वो सारा एरिया जलमग्न होने की वजह से वो टापू के रूप में है, द्वीप के रूप में है। तो इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप जो है हिमालय का ही विस्तार है। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही हैं। और दामोदर, नर्मदा और ताप्ती अपना जल अरब सागर में गिरा रही हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा सबसे लंबी नदी है तथा ताप्ती अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। वहीं पर दामोदर भी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। अब दामोदर सीधा अपना जल बंगाल खाड़ी में न गिराकर हुगली के माध्यम से उसका जल बंगाल खाड़ी में पहुँचता है। और दामोदर को ही पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। अगला, जरगा पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? तो जरगा पहाड़ी आपके राजस्थान में है, जो कि जरगा अरावली पहाड़ी को ही हम राजस्थान में जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अगला, भेड़ाघाट क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल, जलप्रपात के लिए, जो कि MP में पड़ता है। भेड़ाघाट MP में आपको पड़ता है और यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है, उसीलिए भेड़ाघाट फेमस है। अगला, किस देश को गंगा नदी का वाटर टावर कहते हैं? बिल्कुल, नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहते हैं। गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड में, जो कि 40 किलोमीटर है। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 40 किलोमीटर है। और गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, 1140 अर्थात 1140 किलोमीटर इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। कुल ये 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से गंगा की एक धार दक्षिण को प्रवाहित हो जाती है, जिसके हम हुगली के नाम से जानते हैं, और हुगली के तट पर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है। और पश्चिम बंगाल में ही आपका गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। उसके बाद गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे वहाँ हम पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला था पंचमढ़ी हिल स्टेशन की स्थिति कहाँ पर है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है आपके महादेव पहाड़ी के पास स्थित है, महादेव पहाड़ी के पास स्थित है, और ये आपका एमपी में पड़ेगा। पंचमढ़ी एमपी में पड़ता है, और ये हिल स्टेशन जो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन आपका महादेव पहाड़ी पे, और महादेव जो है सतपुड़ा पहाड़ी की एक चोटी है। अगला, कृष्णा कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा की महाबालेश्वर चोटी से निकलती है, और महाबालेश्वर आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, और पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है महाबालेश्वर चोटी। अगला, कौन सी झील कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी झील के बीच स्थित है, यानी इनके कृष्णा और गोदावरी के द्वारा जो भी डेल्टा बनाया जाता है उस डेल्टा में ये झील स्थित है, कोलेरू झील। और कोलेरू झील लैगून या कयाल या अनूप झील का उदाहरण है। अगला, शुभांश्री और धनश्री किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो शुभांश्री और धनश्री ये ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं, और ये असम में आकर मिलती हैं। लक्ष्मण तीर्थ कावेरी की एक सहायक नदी है और प्रमुख सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ कावेरी की। अगली, क्षिप्रा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, और क्षिप्रा के तट पर ही उज्जैन स्थित है। उज्जैन आपका महाराष्ट्र पड़ेगा, और क्षिप्रा यानी उज्जैन में ही कुंभ का आयोजन भी किया जाता है, जिससे देश हमारे कुल 4 जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। पहला तो आपके प्रयाग में यानी प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते हैं लेकिन वर्तमान में अब उसे प्रयागराज से नाम से जानते हैं। दूसरा देहरादून में भी उसे हम गंगा नदी के तट पर। उसके बाद अगला क्षिप्रा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, और आपका एक पड़ता है नासिक में। इन 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये आपके कुल 20 क्वेश्चन थे, और काफ़ी अच्छी लोगों ने सराहना की। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आए होंगे, और लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कुछ लोग जो भी लोग प्रयास करेंगे ऐसे, उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने सर्वाधिक सबसे अच्छे आंसर्स दिए हैं। उनके कुछ इस नाम प्रकार हैं: कुमारी आयुषी और सौम्य मिश्रा, आशु वर्मा, आशारिका पाल। ये कुछ 4 टॉपर कैंडिडेट हैं जिन्होंने सर्वाधिक सही क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं आगे चलकर और भी लोग टॉप पढ़ने की लिस्ट में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब जैसा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी एक बेस होता है कॉम्पिटिशन्स का, जो कि परीक्षा उपयोगी बहुत है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसीलिए यदि आपका ज्योग्राफी का बेस मजबूत हो गया तो कोई भी सब्जेक्ट यानी किसी भी सब्जेक्ट का बेस मजबूत करने के लिए आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ज्योग्राफी को बिल्कुल बेस यानी आधार से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका बेस मजबूत हो। यदि आपका बेस मजबूत हो गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आगे कुछ भी पढ़ो कि समझ में आएगा। किसी भी बुक से पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आप ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसहारा से पढ़िए, बिल्कुल। इसीलिए मैं मैप वगैरह का सर खुद बनाकर आपको उसमें इंडिकेट करके चीज़ों को कौन सी कहाँ पर किस जगह पर किस स्थान पे किस राज्य में किस ज़िले में पड़ेगा, ये सब मैं आपको विधिवत तरीके से इंडिकेट कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में काफ़ी सहूलियत मिले। और जैसा कि मैं 4 शब्द और कहना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। बुत तो क्या चीज़ है, मेहनत से खुदा मिलता है। जैसे कि जो मुस्लिम समुदाय हमारा है, मुस्लिम समुदाय में यदि आप देखें, जैसे हम हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं मुस्लिम धर्म में, तो हिंदू धर्म में आपको बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी, पोस्टर्स मिलेंगे, तरह बेतरह की चित्रकारियाँ मिलेंगी देवी देवताओं की। लेकिन मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे कभी भी किसी भी खुदा, किसी भी अल्लाह की आपको मूर्ति, फ़ोटो
चित्रकारी कहीं नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, कभी इस पर आपने फोकस किया है? तो बताता हूँ मैं। इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि मुस्लिम धर्म जो है, मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं, उनका ये मानना है कि उनका जो खुदा है, खुदा यानी अल्लाह, वो बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है कि यदि आप उसकी मूर्ति उकेरने की कोशिश करेंगे, उसका चित्र उकेरने की कोशिश करेंगे, मूर्ति बनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ कमियां नज़र ही आएंगी। अर्थात कुछ ना कुछ तो आपसे कमी रह ही जाएगी। और जो खुदा है, जो अल्लाह है, उसमें तनिक भी, जरा सी भी कमी नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि वो अद्भुत है, द्वितीय है, यूनिक है, इसीलिए कहीं पर भी आपको खुदा या अल्लाह की मूर्ति या पोस्टर या कहीं भी किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं मिलती है। और उनका वो कल्पना करके चलते हैं और उसी कल्पना की सदा पूजा करते हैं, उस कल्पना रूपी चित्त की पूजा करते हैं, कल्पना रूपी मूर्ति की पूजा करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। बुत मीन्स होता है मूर्ति, अर्थात बुत तो क्या चीज़ है, मेहनत से खुदा मिलता है। अर्थात आप चित्र और मूर्ति के पीछे क्यों पड़े हैं, आप इतनी मेहनत करिए कि आज से खुदा खुद मिलने आएगा। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आज सभी अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू किए रखे होंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे आप विधिवत पढ़े दें, और जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपकी जो पढ़ाई है ये जो सुचारू रूप से जारी रहेगी, तो काफ़ी आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी, लाभप्रद साबित होगी आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं आने वाली हैं आगामी दिनों में, और आप सभी बिल्कुल तटस्थ होकर जुट जाएं। कहीं पर भी इधर उधर ज़्यादा दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश न करें, एक जगह लगाएं, संतुलित तरीके से एक जगह लगाएं, एकाग्रचित मन का इस्तेमाल करें। और जैसे कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, मानसिक स्थिति होती है, मानसिकता होती है कि हम सुबह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। नहीं, सुबह पढ़ते बहुत अच्छा है, रात को पढ़ते और भी अच्छा है, दिन में पढ़ते सबसे अच्छा है। अर्थात आपका जब मन लगे तब पढ़ें, उससे पढ़ने में आपको एनर्जी, मतलब आपको जब मज़ा आए तब पढ़ने की कोशिश करें। और सदैव 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, लेकिन जितना भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आपने इतना पढ़ा है। पढ़ाई में तब मज़ा आता है जब आपको लगे नहीं अब यहाँ से अगर किसी ने पूछ लिया तो मैं श्योर हूँ। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आज सभी को मेरा ये लेक्चर वीडियो समझ में आएगा। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, क्योंकि बोलना शुरू कर देता हूँ तो शुरू ही रहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बुरा न लगे। क्योंकि लेक्चर अगर बड़ा हो जाता है तो देखते लोग ओ बड़ा है, छोड़ो, स्किप कर देते तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए आज के लिए यहीं पर हमने लेक्चर को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।